अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको आपको दिन को बता तो चुके हैं कि किस तरह से बेंच टूटा और किन वजूहात की बुनियाद पर बेंच टूटा, लेकिन अब जो हम आपको खबर देंगे वो उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुआ कहीं पर। लेकिन आज कोर्ट में कुछ गैर मामूली चीज़ें पसे पर्दा भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसकी इमारत में कुछ गैर मामूली आना जाना हुआ और जिसके बाद ये फिर बेंच बना। पीटीआई के लोग आज क्या करते रहे कोर्ट के अंदर, ये कुछ बड़ी दिलचस्प कहानी है। और कल क्या हो सकता है इस पर भी हम आपको बताएंगे। हो क्या सकता है, हम तो कल की खबर देंगे, कल क्या होगा वो हमें मालूम है कल क्या होगा, और वो कल की जो समात होगी वो इससे भी ज़्यादा धमाका खेज होगी। वो भी हम आपको बताएंगे उसमें क्या धमाके होने जा रहे हैं। तो देखिए, आज हुआ ये कि आज जब बेंच टूट गया, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया। हम आपको जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान का भी बता दें, ये मोअज़्ज़ज़ जज लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट आए थे। पंजाबी जज हैं, साउथ पंजाब से इनका ताल्लुक़ है, मुल्तान से। निस्बतन नरम तबीयत के मालिक जज हैं, लेकिन बड़े अपराइट और इंडिपेंडेंट माइंड जज हैं। और उस तरह से कन्फ्रंटेशन में वैसे इनका जाने वाला हमने कोई उस तरह ज़्यादा नहीं देखा। लेकिन हाँ, जहाँ पर ये भी पोजीशन लें तो इनको पता होता है कि इन्होंने किस तरफ खड़े होना है, और जिस तरफ इनको पता होता है, जो जिसे कहते हैं ना तारीख़ की दुरुस्त सिमत है, या जो आईने पाकिस्तान चाहता है, या जो कानून पाकिस्तान चाहता है, ये हमेशा उस तरफ ही पोजीशन लेते हैं। और हमने इनकी ये पोजीशन जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के रिव्यू में भी देखी। अब ये रिव्यू में शामिल हुए थे क्योंकि जस्टिस फैसल अरब रिटायर हो गए थे, तो उनकी जगह पे जिस जज ने रिप्लेस किया वो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान थे। और अगर आप देखें तो वो उस वक्त काफ़ी जूनियर जज थे। जूनियर जज को अमूमन जो बेंच का सरबराह होता है, और ख़ासतौर पे चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल जो उस वक्त उस बेंच के सरबराह थे और अगले बनने वाले चीफ जस्टिस थे, बल्कि उस रिव्यू के दौरान तो वो चीफ जस्टिस बन भी चुके थे। ठीक है, तो जो जूनियर जज होता है वो बहुत ज़्यादा अमूमन देखा जाता है कि वो चीफ जस्टिस के साथ मिलने की कोशिश करता है, उनकी राय के साथ राय मिलाने की कोशिश करता है, ताकि उसके बदले में जो चीफ जस्टिस होते हैं उसको फिर अच्छे बड़े सियासी बेंचेस में डालते हैं। उससे ये होता है कि वो फिर जो केसेस होते हैं उसमें फिर फैसलों में उसका नाम भी आता है, ख़बरों में उसका नाम चलता है, तो वो जज बड़े खुश होते हैं कि यार देखो मेरा नाम ख़बरों में चल रहा है। ठीक है, तो वो फिर ये होता है, जैसे चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब वो हर केस के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल हसन को साथ बिठा लेते हैं, जो भी बड़ा केस होता है और जो भी सियासी नोयत का केस होता है। और फिर इन तमाम जजेस की सियासी इंक्लाइनेशन तो सबको आइडिया है क्या है, तो फिर फैसलों का भी सबको पता होता है हमें क्या फ़ैसला आने जा रहा है। लेकिन हर बड़े केस में यही बैठते हैं। जस्टिस काजी फाइज साहब को किसी बड़े केस में नहीं मिलेंगे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद किसी बड़े केस में नहीं मिलेंगे। तो ये एक वो है एक तरीक़ाकार मौजूद चीफ जस्टिस में। तो फिर वो जूनियर जज की कोशिश होती है कि वो चीफ जस्टिस से बना के रखे, ताकि उसको बड़े केसेस मिलें और वो ज़रा उसका नाम बने और ज़रा बेजा बेजा हो। तो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के पास उस वक्त बड़ा वक्त था कि वो मौजूद चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल के साथ मिलकर रिव्यू पिटिशन में जस्टिस काजी फाइज साहब के अगेंस्ट चले जाते, क्योंकि तब तो सब को नज़र आ रहा था कि फौज हुकूमत दोनों जस्टिस काजी फाइज साहब के पीछे पड़ी हुई हैं। डीजीआई से लेफ्टिनेंट जनरल नीम अहमद सॉरी वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो थे वो जस्टिस काजी फाइज साहब के खिलाफ शिकायत कुनिंदा थे। असल में वो सारी साजिश के सरगना थे, और जनरल कमर बाजवा भी यही काम कर रहे थे, और सारे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे वो भी पूरी तरह लगे हुए थे, जो लॉ मिनिस्टर फ़रोग नसीम वो भी लगे हुए थे। तो एक पूरा एक कार्रवाई थी। तो वो देखते कि काजी फाइज साहब ने चीफ जस्टिस भी नहीं बनना, तो बेहतर है इस जज ने तो बचना ही नहीं, मैं चीफ जस्टिस के साथ क्यों ना मिलूँ जिसने 1.25 साल के करीब चीफ जस्टिस रहना है और बड़े बड़े बेंचेस देगा। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने वो किया जिस तरफ उनका दिल धड़कता था कि राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री ये है, हक पे ये जज खड़ा हुआ है जस्टिस काजी फाइज ईसा, इसको निशाना बनाया जा रहा है, फ़ौज निशाना बना रही है, और गैर आइनी ये रेफरेंस है, साजिश है जुडिशरी को अंडरमाइन करने के लिए, एक जज और उसकी पूरी फैमिली को जलील किया गया है। तो वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ खड़े हुए, और उन्होंने रिव्यू में जो जजेस जिन्होंने जिसे कहता है जस्टिस चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब की अक्सरियत को अकलियत में बदला, वो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान उनमें से एक जज थे।
और ये इसलिए भी अहम थे कि बाकी जजेस तो पहले से हमें पता था, चीफ जस्टिस मकबूल बाकर जिसे कहते हैं वो किस तरफ खड़े हुए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह किस तरफ खड़े हुए हैं, ठीक है, जस्टिस तो जस्टिस जाहिद अफरीदी किस तरफ खड़े हुए हैं, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन जो उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे और एक जूनियर जज थे और रिव्यू में आए और वो तारीख की दुरुस्त जाकर खड़े हो गए। तो अब उन्होंने दोबारा से अपना इंडिपेंडेंट माइंड शो किया। उन्होंने जस्टिस कादी फाइज ईसा ने जो फैसला दिया था उन्होंने उनके साथ एग्री करके और इस बेंच में से उन्होंने खुद को रिक्यूज़ कर लिया। तो हिस्ट्री विल डेफिनेटली रिमेंबर हिम कि जब पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट एक तारीखी मोड़ से गुजरी जस्टिस कादी फाइसा के केस से लेके आज के दिन तक, तो उस वक्त जो जजेस इंडिपेंडेंट माइंड थे और जो राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े रहे, उनमें यकीन जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम भी लिखा जाएगा। तो उसके अलावा जो अब हम आपको बताते हैं कि आज कोर्ट रूम में क्या हुआ, तो कोर्ट रूम में कुछ गैर मामूली चीज़ें हुई। एक तो ये हुआ कि बेंच तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बाद रिक्यूज़ करने के बाद उठ के चला गया। हालांकि जस्टिस जमाल मंदोखेल भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मौजूद चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने फ़ौरन उठ के चले गए और उनके पीछे बाकी जजेस को मजबूरन उठ के जाना पड़ गया, क्योंकि जब बेंच का सरबराह उठ जाए तो फिर बाकी जजेस बैठे नहीं रह सकते। तो लेकिन जो चीज़ दिलचस्प हुई, जस्टिस जमाल मंदोखेल को नहीं बोलने दिया उन्होंने। अब वो मालूम नहीं रिक्यूज़ल वो भी चाह रहे थे कि जस्टिस कादी फाइसा का फैसला इस बेंच के ऊपर अप्लाई होता है, वो जुडिशल ऑर्डर है और हम जो कार्रवाई चला रहे हैं बगैर किसी जुडिशल ऑर्डर के चला रहे हैं। तो वो उनको नहीं बोलने दिया गया। दूसरी जो एक सिग्निफिकेंट चीज़ हुई वो ये हुई कि जब ये समाअत ख़त्म होगी और उसके बाद दोपहर को जो बाकी जज साहबान थे वो अदालती वक्त ख़त्म होने अपने बेंचेस मुकम्मल होने के बाद चले गए घर घर, लेकिन 3 जजेस ज़राए बताते हैं कि वो बैठे रहे। एक थे चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब, दूसरे थे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, तीसरे थे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। ये तीनों चैम्बर में बैठ के मुशावरत करते रहे कि क्या करना है, कैसे करना है, और ये आज क्या हुई है हमारे साथ। और जस्टिस कादी फाइसा ने जो टॉर्पेडो असल में चलाया है और पूरी की पूरी शिप ही हमारी डबो के रख दी है, हमारी साख भी ख़त्म करके रख दी है, तो उसका क्या करना है। इस टाइम मेरे गारफील्ड साहब ये हरकतें कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही, मेरे वीलॉग के दौरान ये मुझे तंग कर रहे हैं। तो एनीवे, तो वो ये तीनों बैठ के फिर मुशावरत करते रहे। अब मालूम नहीं कि अंदलीब मिल के करें आहो जारियाँ का माहौल था या क्या था कोर्ट के अंदर, इनके चैम्बर के अंदर जो मौजूद चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब के चैम्बर के अंदर ज़रा बताते हैं मुशावरत हो रही थी। और फिर एक गैर मामूली चीज़ हुई, वो बुलाया गया जो अभी रिसेंटली रिज़ाइन करने वाले अटॉर्नी जनरल थे शहजाद इलाही साहब को, ठीक है, शहजाद अता इलाही साहब को। और उनको कुदरती तौर पे हम बिल्डिंग से निकल ही रहे थे तो वो आ रहे थे, तो हसन अयूब ने और हम लोगों ने उनको रोक लिया। हसन अयूब ने उनसे फिर बातचीत भी की और बकौल हसन अयूब के जब उन्होंने पूछा कि आप चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब को मिलने आए हैं, तो उन्होंने एतराफ़ किया कि वो चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब को मिलने आए हैं। और उन्होंने जब पूछा कि आप ये जो आज हुआ है इस वजह से मिलने आए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा ज़ाती ताल्लुक है बड़ा एहतराम का, तो बस उनको मैं मिलने आ गया था। तो ज़ाती ताल्लुक इतने की डे कितने मिलने आते। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये हाल ही में रिटायर हुए हैं, सॉरी इनसे इस्तीफ़ा लिया गया है अटॉर्नी जनरल से। तो हो सकता है चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने बुला के उनसे यही पूछा हो कि जब तक आप अटॉर्नी जनरल थे आज से 4-5 दिन पहले तक, तो आपको हुकूमत के मूड का क्या आइडिया है, हुकूमत किस हद तक हमारे साथ जा सकती है, क्या हम ऑर्डर पास करें तो हुकूमत मानेगी कि नहीं, हमारे साथ क्या कर सकती है, ये जो बेंच हमारे साथ हमारे साथी जजेस कर रहे हैं उसके बाद हमारी साख क्या है, और इस साख के साथ हम हुकूमत के साथ कैसे जैसे कहते हैं निमट सकते हैं। तो इसी पर कोई मुशावरत वगैरह हुई होगी, तो उसके लिए उनसे भी मुशावरत हुई। और उसके बाद जो दूसरी सिग्निफिकेंट चीज़ थी, 3 बजे तक मैं सुप्रीम कोर्ट की इमारत में मौजूद था। पीटीआई के लोग, असद उमर साहब वगैरह, ये लोग कमरा अदालत में बैठे हुए थे और इनको था कि चीफ जस्टिस अभी नया बेंच अनाउंस करेंगे। इनको कैसे पता था कि नया बेंच आज ही अनाउंस होगा? तो हो सकता है ना एक जैसे एक जज रिक्यूज कर गया, पता नहीं चीफ जस्टिस दोबारा बेंच कॉन्स्टिट्यूट नया करते हैं, उसमें मजीद जज ऐड करते हैं या इसी बेंच को रिज्यूम करते हैं, जो कि उन्होंने फिर इसी 4 रुकनी बेंच को अब रिज्यूम करने का ऐलान किया है।
लेकिन ये पीटीआई को कैसे पता था? बाकी तो सारे वकला भी चले गए, नून लीग के लोग भी चले गए, पीटीआई वाले क्यों असद उमर साहब वगैरह वहाँ बैठे थे? और फिर 4 बजे आके ऐलान हो भी गया कि ये यही बेंच कल सुबह 11:30 बजे बैठेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान नहीं होंगे, लेकिन चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल सरबराही कर रहे होंगे, उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन बैठे होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर बैठे होंगे और जस्टिस जमाल मंदोखेल बैठे होंगे। तो ये पीटीआई को बड़ा ये सिग्निफिकेंट है कि आइडिया था कि बेंच आज ही अनाउंस होगा और मामला आगे नहीं जाएगा। गो के एक दिन तो इलेक्शन आगे हो गया ना, देखे ना जी, आज तो कोई समात नहीं हो सकी। तो एनीवे अब जो एक और जो दिलचस्प बात है वो है कल की समात। अब जो गुज़िश्ता समात थी उस पर तो चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने इरफान कादिर साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनको दलाइल नहीं देने दिए थे और उनको रोस्टम से हटवा दिया था। लेकिन अब इरफान कादिर साहब दोबारा दलाइल देने आ रहे हैं। वो आज भी आए थे, लेकिन आज तो फिर ये बेंच के साथ ये हो गया तो वो चले गए। कल वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दलाइल देंगे और उनके दलाइल का ज़रा ये बताते हैं कि जो महवर होगा वो एक तो ये होगा कि आपका कौन सा फैसला है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अपना बताएं, 3-2 वाला या 4-3 वाला। और उस पर ऑलरेडी एक जज जो जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, मोअज़्ज़ज़ जज, वो बार बार कह रहे हैं कि हाँ जी कौन सा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, इलेक्शन ने किस पर अमल किया है। 3-2 तो माइनॉरिटी का फैसला था, 3 जजेस वाला, तो उस पर कैसे इलेक्शन कमीशन ने अमल कर लिया। तब कल इस पे इरफान कादिर साहब खेलेंगे। उसके अलावा इरफान कादिर साहब जस्टिस काजी फाइसा के फैसले के ऊपर भी बात करेंगे और उस पर उनको कंटेम्प्ट भी नहीं हो सकी, क्योंकि जाहिर बात है वो एक जुडिशियल ऑर्डर की बात कर रहे होंगे कि हाँ भाई आप कैसे ये केस की समाअत कर रहे हैं, ये तो केस आप सुन ही नहीं सकते। ठीक है, तो जस्टिस काजी फाइसा ने तो ऐसे केसेस की समाअत रोक दी हुई है और वो जुडिशियल ऑर्डर है। तो अगर ये होगा तो वो भी फिर जजेस के लिए बड़ी एम्बैरसिंग पोजीशन होगी। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब बड़ी मुश्किल में होंगे। और इसी किस्म की पोजीशन कल अटॉर्नी जनरल भी लेंगे, इसी किस्म की पोजीशन कल नून लीग के वकील अकरम शेख साहब भी लेंगे, इसी किस्म की पोजीशन कल पीपल्स पार्टी के वकील जो होंगे फारूक नायक साहब वो भी लेंगे। इसके अलावा ये तमाम वकला एजाजुल एहसन साहब के ऊपर भी इतराज़ करेंगे कि ये तो रिक्यूज़ कर गए थे इस मैटर में, एक रिक्यूज़ किया हुआ जज दोबारा कैसे शामिल हो गया उसी अमल दरामद के केस में। फिर उसके अलावा ये फुल कोर्ट भी मांगेंगे कि फुल कोर्ट बनाए। अब फुल कोर्ट का मसला ये है कि वो जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इन तमाम जजेस से वैसे ही जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जो करता धरता हैं वो बड़े डरते हैं, क्योंकि उनको पता है ये आएंगे तो ये मेंटेनेबिलिटी के सवाल उठाएंगे, सवाल उठाएंगे। आगे हमने एक जस्टिस कादी फाइसा का हमने एक बेंच बनाया, उधर से पकड़ा के पता चला उन्होंने हमारे बेंच का ही तख्ता उलट दिया। तो वो फिर ऐसे जज को तो वो नहीं बेंच में शामिल करें, तो वो बनाना नहीं चाहते। तो कल अच्छे खासे धमाके होंगे और ये सब कुछ कल कोर्ट के अंदर होगा। और फिर एक बहुत सिग्निफिकेंट होगा जस्टिस जमाल मंदोखेल का भी कल का पोजीशन। अगर कल मोअज़्ज़ज़ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी कल रिक्यूज़ कर देते हैं और कहते हैं भाई ये केस नहीं चल सकता, एक तो ये 4-3 वाला मामला क्लियर नहीं है और दूसरा ये है कि जस्टिस काजी फाइसा का फैसला आ गया, वो जुडिशियल ऑर्डर इन फील्ड है, ये केस नहीं सुना जा सकता। तो उस सूरत में वो अगर उठ जाएंगे तो उस सूरत में भी ये 3 जज फिर बाकी रह जाएंगे, चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन। अब ये 3 रुकनी बेंच कैसे, जो एक और 3 रुकनी बेंच का इनके अगेंस्ट ऑर्डर आया हुआ उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, तो ये बड़ा देखने वाला होगा। ठीक है, और अगर आप जुडिशियल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हैं तो अगर आपको याद हो कि जिन जजेस ने 3 नवंबर 2007 के जुडिशियल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए पीसीओ का हल्फ लिया था, क्योंकि उस वक्त 3 नवंबर 2007 को इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बेंच था, उन्होंने ऑर्डर किया था कि कोई जज पीसीओ का हल्फ नहीं लेगा। तो जिन जजेस ने पीसीओ का हल्फ लिया था, जब इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए तो 2009 में जुलाई में जो उन्होंने फैसला दिया उसमें उन्होंने तमाम जजेस को घर भेज दिया था। तो फिर जिन्होंने फिर अब जुडिशियल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करनी है तो फिर ये भी एक इम्कानात में से इम्कान है। फिर कल को चीफ जस्टिस तो बनना है जस्टिस काजी फाइसा ने, और फिर कोई ऐसी पिटीशन आ जाती है तो फिर देखा जाएगा। फिर जाहिर बात है ये भी पिटीशन आ सकती है कि कौन से आउट ऑफ टर्न
एलिवेट हुए, हालांकि उनके नाम पहले रिजेक्ट हो गए थे, फिर वो उनको भी अपना मुस्तकबिल देखना होगा, ये भी हो सकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है, फिर देख लें, फिर जो करना है कर लें। फिर अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।